हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी जाति को अगर जनजातीय सूची में शामिल होना हो तो उन्हें कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1965 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे BN लोकुर। उन्हीं के नाम से जो है उस कमेटी का नाम रखा गया था लोकुर कमेटी। उस लोकुर कमेटी को इसलिए गठित किया गया था ताकि जो 1950 में ट्राइबल लिस्ट बनाया गया था उस ट्राइबल लिस्ट में फिर से पुनरीक्षण के लिए उस कमेटी को बनाया गया था। और उस कमेटी को कहा गया था कि आप कुछ पैरामीटर्स तय करें, मापदंड तय करें कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना हो या निकालना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, किस बेस पे उन्हें शामिल किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। ओके, चलिए उन 5 पैरामीटर्स में से सबसे पहला पैरामीटर्स था प्रिमिटिव ट्रैक्ट, मतलब उस जाति का प्राचीन जीवन शैली होना चाहिए। प्रिमिटिव ट्रेड्स का मतलब प्राचीन जीवन शैली होना चाहिए, बहुत पुराना जीवन शैली। दूसरा कंडीशन या दूसरा मापदंड था डिस्टिंक्ट कल्चर। उनका कल्चर, रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कृति पूरा अलग, टोटली डिफरेंट। ठीक है। तीसरा कंडीशन था जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहने का मतलब कि भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव इन द सेंस कि वो भौगोलिक रूप से कुछ अलग ही जगहों पे रहते हो, जैसे जंगल में निवास करते हो, पहाड़ पर्वत में निवास करते हो। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन था साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट कहने का मतलब है कि वो मुख्य धारा में संपर्क से थोड़ा सा हेजिटेट होते हो, संकोच करते हो। वो मुख्य धारा में आने से, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करने में या फिर संपर्क करने में थोड़ा सा संकोच फील करता हूँ। ये चौथा नंबर का कंडीशन था। पांचवा नंबर कंडीशन था बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ापन। किस आधार पे पिछड़ापन? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़ा हो, अगर इन पांचों कंडीशंस को कोई फुलफिल करता है तो वो अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में शामिल होने योग्य हो जाता है। ये कुछ बेस या फिर कुछ आधार तय किए गए थे, मापदंड तय किए गए थे लोकुर कमेटी के द्वारा। तो आज के परिदृश्य में अगर कुर्मी महतो को देखें तो क्या उनका प्रिमिटिव ट्रेट है प्राचीन जीवन शैली? बिल्कुल। उनका जीवन शैली मुख्य धारा के लोगों के जीवन शैली से कहीं ज़्यादा अलग है। उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है? बिल्कुल ही अलग कल्चर है। धान बोते समय मुर्गी का बलि देना, भेड़ा का बलि देना, काटते समय बलि देना, और भी बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं। उतना मैं बता नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये भी देखने को मिलेगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करता हूँ कि जहाँ जहाँ पास मांझी वास करते हैं वहाँ पास आप महतों का निवास जरूर ही देखेंगे। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का जस्ट एग्जाम्पल है पारसनाथ के पहाड़, पारसनाथ पहाड़ या फिर ये लोगू पहाड़। उसके तराई में देखेंगे तो जो भी बस्तियां हैं उनमें संथाल लोग और महतो लोग ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी देखने को मिलता है। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मुख्य धारा में आने से लोगों से थोड़ा सा झिझकते हैं, संकोच करते हैं मुख्य धारा में आने से। ये वाला थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि मुख्य धारा में, अब मुख्य धारा के लोग हैं उनसे कोई भी अब बिना हेजिटेशन का बात कर लेता है। अब ये वाला कंडीशन तो जो लिस्टेड जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, वो भी फुलफिल नहीं करेंगे क्योंकि आपको हेजिटेशन नहीं होता किसी को। बैकवर्डनेस की बात करें तो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से बैकवर्डनेस देखने को मिल जाता है। अब कहीं कहीं आप शहरी क्षेत्र में जाओगे और वहाँ पास जो फले फुलमी कुड़मी है उनका आधार मानोगे तो कैसे होगा? आपको कुड़मी के बस्ती में आना पड़ेगा। कुड़मी के बस्ती में जाइए और देखिए कि उनका क्या आर्थिक पिछड़ापन है, क्या शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो इस आधार पर देखें तो कुड़मी इन पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। TRI ने रिपोर्ट सौंपा था ना,
टीआरआई का रिपोर्ट जो है वो कुर्मी समाज इसलिए मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण किया ही नहीं, कुर्मी बस्ती में गया ही नहीं। कुर्मी बस्ती में जाके वो सब कुछ देखे, सब कुछ समझे, उसके कल्चर को जाने, तभी ना कुर्मी समुदाय उसके रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा। वो ऑफिस में बैठे बैठे कोई भी रिपोर्ट तैयार कर दिया और भेज दिया कि नहीं ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं, जिनके कारण इनको जो है आदिवासी में शामिल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कुर्मी समुदाय जो है टीआरआई की रिपोर्ट को खारिज करता है, नेगलेक्ट करता है। चलिए, ये तो था हमारा एक लोकुर कमेटी द्वारा तय किया गया मापदंड। अब हम लोग जेनेटिक आधार की बात करते हैं। जेनेटिक आधार पे हमने सर्च किया है, मेरे पास सर्च रिपोर्ट है। 4 जनजातियों का सर्च किया है। सबसे पहला है उरांव, फिर मुंडा, फिर संथाल, उसके बाद कुर्मी। इन चारों कम्युनिटी के बारे में जांच पड़ताल किया। तो क्या सामने आया? सबसे पहले हम उरांव जनजाति के बारे में बात करते हैं। उरांव को कुड़ुक भी कहा जाता है। ये द्रविड़ियन भाषी परिवार से आते हैं। इनका जो डीएनए है वो 50,000 से 65,000 वर्ष पुराना है। ठीक है। माना जाता है कि ये साउथ इंडिया से छोटा नागपुर पठार में स्थानांतरित या फिर कब आए थे, तो 10,000 से 5,000 वर्ष पूर्व आए थे। इनमें जो डीएनए मिक्सचर है उसके आधार पे देखें तो जो एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन AASI, फिर से एक बार बोल देते हैं, एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, जो कि मूल रूप से जनजातियों का डीएनए माना जाता है, ये 50 to 70% पाया जाता है उरांव जनजाति में। फिर ईरानियन फार्मर्स का जो डीएनए है वो 10 to 20% पाया जाता है, जो 4,000 से 9,000 वर्ष पुराना है। यूरेशियन स्टेप पशुपालकों का डीएनए 5 से 15% पाया जाता है, जो कि 3500 से 4,000 वर्ष पुराना है। उरांव जनजाति का हैप्लोग्रुप M और R पाया गया है। अब इसी से अब आगे चलते हैं मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब के बारे में जानते हैं कि इनका क्या डीएनए मिक्सचर है, जेनेटिक आधार। तो मुंडा ट्राइब जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आते हैं। इनका डीएनए भी वही सेम 50 से 65,000 वर्ष पुराना है। इनके डीएनए मिक्सचर में एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन AASI का 50 to 70% पाया गया है, जो कि 50,000 वर्ष पुराना है। अच्छा, फिर ईरानियन फार्मर्स का डीएनए 10 to 20% पाया गया है, जो 9,000 से 4,500 वर्ष पुराना है। यूरेशियन स्टेप पशुपालकों का डीएनए 5 to 10% है, जो 3500 से 4,000 वर्ष पुराना है। मुंडा जनजाति का उत्पत्ति स्थान जनरली वियतनाम और कंबोडिया माना जाता है इनके डीएनए के आधार पर। इनके डीएनए का हैप्लोग्रुप्स M, R और U पाया गया है। M, R और U। वही उरांव में क्या था? M और R पाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं संथाल ट्राइब, जिनको हम मांझी भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आते हैं। इनका उत्पत्ति वियतनाम, कंबोडिया में माना जाता है डीएनए के आधार पे। ये साउथ इंडिया से उड़ीसा तट पर आए थे 4,000 से 3,500 वर्ष पहले। वैज्ञानिकों के अनुसार संथाल के पूर्वज प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, जो पूर्वी भारत में के सीमाओं की ओर प्रवासित थे। अगर जेनेटिक मिक्सचर की बात करें तो इनमें AASI एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन डीएनए जो है 50 to 65% पाया जाता है, जो कि 50,000 वर्ष पुराना है। ईरानियन फार्मर्स का डीएनए 10 to 30% पाया जाता है, जो 6,700 से 5,000 वर्ष पुराना माना जाता है। फिर यूरेशियन स्टेप पशुपालक, उसका डीएनए 10 to 20% पाया जाता है, जो 3500 से 3900 यानी 3,900 वर्ष पुराना माना जाता है। इनमें भी हैप्लोग्रुप M ही मिला है। M के साथ और भी कुछ Y डीएनए दिखा रहा था, लेकिन हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ही कंसीडर किए हैं। Y डीएनए हमने कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि Y डीएनए तो
पिता से आता है ना, तो हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यहाँ पर सिर्फ कंसिडर किया है। अब नेक्स्ट चौथा नंबर पे आ जाता है कुड़मी महतो। कुड़मी, इसको जगह जगह पे कोई कोई वेबसाइट, कोई कोई जगह पे द्रविड़ियन भाषा परिवार से पाया गया है, किसी किसी जगह पे इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति के रूप में विभक्त किया गया है। कुड़मी शब्द का अर्थ होता है कुड़म, जिसका मतलब होता है खेतिहर, किसान। अब अंग्रेजों के शासन काल में इनको अलग अलग समय पे अलग अलग जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे यहाँ पास बताया गया, एक रिसर्च में पता चला कि 1872 से 1941 के बीच में अगर ओवर एंड एवरेज लेके चलें तो इनको एनिमिस्ट ट्राइब के रूप में रखा। अब उनके बीच में अगर विश्लेषण करें तो 1901 से 1921 के बीच में कुड़मी एनिमिस्ट के रूप में इनको रखा गया। फिर 1931 से 1941 के बीच में इनको क्लीन शूद्र कहा गया। इनका डीएनए 50,000 से 65,000 वर्ष पुराना है। डीएनए मिक्सचर की बात करें तो इनमें एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन परिवार का डीएनए जो है 50 से 65% पाया गया है, 50 to 65%, वो भी 50,000 वर्ष पुराना है। ईरानियन फार्मर्स का डीएनए 10 to 30% पाया गया है, जो कि 4500 से 9,000 वर्ष पुराना है। अगर यूरेशियन स्टेप पशुपालक की बात करें तो उनका डीएनए 10 to 20% पाया गया है, जो कि 3500 से 4,000 वर्ष पुराना है। इनमें हैप्लोग्रुप M और M31 पाया गया है। याद रहे कि ये सारा का सारा डेटा जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोम से लिया गया है। और ये सब कोई पुराना डेटा नहीं है, सारा का सारा डेटा 2025 का है। सारे जनजातियों का 2025 का ही डेटा है। जिन्होंने 2000, किसी का 2500, किसी का 2700 अलग अलग जेनोम्स पे ये सर्वे या फिर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इनमें से कुड़मी और संथालों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है। संथाल भी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आते हैं, लेकिन यहाँ पास संथाल जो है वो वैज्ञानिक के अनुसार संथाल के पूर्वज जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे। यहाँ पास कुड़मी महतो का भी जो पूर्वज है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ही जगह जगह पे बहुत सारे वेबसाइट में यही देखने को मिलता है। अच्छा, इनमें जो इन दोनों में जो AASI का डीएनए है वो 50 to 65% दोनों में है। दोनों में जो है डीएनए का रेशियो है बिल्कुल सेम है। जबकि वही मुंडा और उराव में देखते हैं तो उनमें AASI का परसेंटेज जो है वो 50 to 70% जाता है। इनमें देखते हैं कि सारे के सारे डीएनए में M कॉमन है, सब में M कॉमन है। M ही जनजातीय समूह के डीएनए को दर्शाता है। हमारा जितने भी डीएनए है, डीएनए जो जनजातियों का रेफरेंस जो जिस डीएनए से लिया जाता है वो ऐसे जनजाति हैं जो अंडमान निकोबार के आइलैंड में वास करते हैं। उनके डीएनए से ही कंपेयर किया जाता है डीएनए को। अगर उनके डीएनए के आसपास अगर इनका डीएनए मैच करता है तो उनको जनजातीय सूची में रखा जाता है। ये है जेनेटिक आधार। तो जेनेटिक आधार पे भी कुड़मी जो है वो संथालों के ज़्यादा करीब पाया गया है। और हाल ही में एक ऑडियो कॉल वायरल हो रहा था जिसमें कुड़मी के 184 सैंपल्स पे रिसर्च किया गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर्स थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र चौबे। उन्होंने रिसर्च किया 184 सैंपल्स पे और उन्होंने बताया कि ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जल्द ही दिसंबर तक जो है सार्वजनिक हो जाएगा, इंटरनेशनल मंच पे ये अवेलेबल हो जाएगा। और उन्होंने ये इतना कहा है कि अभी जो है जितना कुछ पता चला है, अभी तो रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन रिसर्च से अभी जो जितना कुछ पता चला है उसमें यही बताते हैं कि इनका डीएनए जो है अंडमान निकोबार में रहने वाले जो जनजातीय हैं उनके डीएनए से काफ़ी निकटता है। उसके बाद बहुत लोग कहते हैं कि कुड़मी और कुड़मी सेम होता है, तो हमने कुड़मी और बिहार के कुड़मी का डीएनए भी चेक किया कि दोनों में क्या विशेषताएं हैं, कितनी अलगता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुड़मी का डीएनए और कुड़मी का डीएनए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। झारखंड का कुड़मी या छोटा नागपुर का कुड़मी का डीएनए बिहार के कुड़मी के डीएनए से बहुत अलग है। तो कुड़मी और कुड़मी तो सेम हो ही नहीं सकता, सिर्फ ड़ और र का उच्चारण है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब ड़ के जगह र ही लिखेंगे। तो है ऐसा जो है
वो एक्चुअल में रोमन लिपि के कारण हुआ था। रोमन लिपि में ड़ का उच्चारण वैसा नहीं हो पाता है, जैसे रामगढ़ है। आदिवासियों का सबसे पहला आक्रोश रैली रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ का स्पेलिंग बताइए। लास्ट में ड़ आता है ना, बट स्पेलिंग में जाइएगा तो RH आता है लास्ट में। चित्तौड़गढ़ का स्पेलिंग, ठीक है, तो ड़ का उच्चारण नहीं होता है। और यहाँ पास जो उरांव जनजाति लोग, वो कुड़ुक जनजाति के नाम से जाने जाते हैं ना, उनको अंग्रेजों के द्वारा बोलिएगा कि कुड़ुक लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो देखना कि वहाँ ड़ का जो है उच्चारण वो र से ही करेगा और R लिखेगा वहाँ पास। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब तो करने नहीं बोलेंगे, हम कोई यूट्यूबर थोड़ी ना, एक आध वीडियो अपने आपके जानकारी के लिए बता दिए। बस आज का सफ़र यहीं तक। धन्यवाद। जय जोहार। खुश रहिए, मस्त रहिए।